हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ है। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन यानी कि जो इसका परिचय है इस चैप्टर के बारे में वो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आज की जो हमारी हेडिंग है वह हेडिंग है मोलर चालकता। इंग्लिश में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए, यह जो आज की हमारी हेडिंग है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में डिफिनेशन परिभाषा के रूप में पूछी जाती है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। और अभी इसी से एक मिलती जुलती हेडिंग पढ़ाएंगे, तुल्यांकी चालकता। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, यह दोनों ही हेडिंग आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों की परिभाषाएं परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोनों में क्या संबंध है यह भी आपके पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए मोलर चालकता क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो किसी अणु के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या किसी अणु के एक मोल द्वारा जितने आयन उपलब्ध कराए जाएं जिसकी सहायता से विद्युत धारा बहती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इंग्लिश में समझिए कि द टोटल आयन गिवन बाय वन मोल मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब आप इसको समझने का प्रयास करिए। परिभाषा तो आपको समझ में आ गई कि केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी अणु के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को मोलर चालकता कहते हैं। अब ये आयन और ये सब क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। तो एक चीज है, एक टॉपिक है, अगर आप सीखे होंगे क्लास 10th वगैरह में आपको बताया गया होगा कि कोई पदार्थ है NaCl, नमक, ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिजली को नहीं जाने देता। नमक का बड़ा सा पत्थर रख दीजिए और उसमें करंट को फ्लो कराइए, नहीं जाने देगा। वही नमक जो है अगर पानी में घोल दिया जाए तो उससे विद्युत धारा को भेजिए तो विद्युत धारा आसानी से जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि केमिस्ट्री में कोई भी जो लवण होता है, पदार्थ होता है, साल्ट होता है, वह ठोस अवस्था में विद्युत धारा को नहीं बहने देता, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसे किसी विलयन में, जैसे हमने पानी में घोल दिया, तो वह पानी में विद्युत धारा को आसानी से बहता है। तो प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत धारा को नहीं बहने देता, जबकि गलित अवस्था में आसानी से विद्युत धारा को बहने देता है। क्यों? इंग्लिश में NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड स्टेट बट इट इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट मॉल्टेन स्टेट। गलित अवस्था में यह विद्युत धारा को आसानी से बहने देता है। तो ऐसा इसलिए है, ध्यान दीजिए, आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा कि जैसे ही NaCl को पानी में डाला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। Na+ का आयन सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो जैसे ही NaCl को आप पानी में मिलाएंगे तो यह अपने आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और आयन में जैसे ही टूटता है तो आयन के बारे में हमने बताया हुआ है कि आयन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या होगा? आयन का निर्माण होगा और आयन का निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। और जहाँ इलेक्ट्रॉन खाली मिले वहीं पर विद्युत धारा बहती। बात समझ में आ रही है? यानी कि आयन जितना ज़्यादा आयन बनेगा
उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाली होंगे उतनी आसानी से विद्युत धारा बहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से समझिए। NaCl को पानी में घोलने पर, NaCl को वाटर में डिजॉल्व करने पर NaCl अपने आयनों में टूट जाता है, आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। आयन में बदलने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से विद्युत धारा बहती है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, विद्युत धारा को बहने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। या अभी हमने आपको एक ठोस अवस्था चैप्टर भी पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने एक F केंद्रित इलेक्ट्रॉन बताया था, फार्बेंजन सेंटर इलेक्ट्रॉन बताया था, जिसके कारण विद्युत धारा चालक में बहती थी। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई पूछे कि कोई पदार्थ गलित अवस्था में विद्युत धारा बहने क्यों देता है, तो आप उसको सीधे सीधे बताइए कि पदार्थ को गलित अवस्था में लिक्विड में घोलने पर आयन में टूटता है, और जितना ज़्यादा आयन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतना ज़्यादा विद्युत धारा चलेगी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर है मोलर चालकता। तो कोई अणु के एक मोल जितने आयन उपलब्ध कराएं, आयन क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है, विद्युत धारा को भेजना है। तो किसी अणु के एक मोल द्वारा जितने आयन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत धारा चलती है, उस आयनों की संख्या को मोलर चालकता कहते हैं। अब बात कुछ समझ में आई? आयन का मतलब क्या है? यहाँ पर आयन सोचिए कि जितना आयन बनेगा उतने इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन खाली होंगे उसी के सहायता से विद्युत धारा चलेगी। तो एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को उस अणु की मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी को? तो the total amount of ion given by any one mole molecule is known as molar conductivity। अब मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा M से लिखा जाता है, डेल्टा M का मतलब मोलर, और इसका जो फार्मूला होता है वह कप्पा इंटू 1000 बटे M यानी कि मोलरता होता है। मोलरता क्लास 11th में था, 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इंग्लिश में मोलैरिटी। बात समझ में आ रही है? तो जो मोलर चालकता है उसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी पदार्थ के एक मोल अणु द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता डेल्टा M बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे M। यहाँ पर यह जो M है यह मोलरता है, मास नहीं मानेंगे, मोलरता मानेंगे। मोलरता के बारे में 11th में आपने पढ़ा होगा, 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यह आपकी मोलर चालकता हो गई, डेल्टा M हो गई। 3 नंबर में आएगा, परिभाषा और सूत्र आपको लिखना है। बात क्लियर है? एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय 1 mole molecules for conducting electricity, that is known as molar conductivity। डेल्टा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। अब इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वह है तुल्यांकी चालकता, और इसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसमें भी वही है कि किसी अणु, यहाँ पर एक मोल नहीं रहेगा, किसी अणु के एक तुल्यांकी भार द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ध्यान से समझिए, किसी अणु के एक तुल्यांकी भार द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आयन गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज तुल्यांकी चालकता।
अब कई लोगों को एक तुल्यांकी भार नहीं पता होगा, ये भी आपके 11th में पहले पाठ में है केमिस्ट्री में। तुल्यांकी भार, परमाणविक भार, ये सब आपको 11th में बताया गया। अभी हम फिर से आपको एक बार बता भी देंगे, लेकिन अभी आपकी सीधी सीधी हेडिंग क्या है? अगर कोई पूछता है तुल्यांकी चालकता क्या है, तो आप कहिए कि किसी अणु के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयन गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और फार्मूला है डेल्टा एम इक्वल, यहाँ पे डेल्टा एम की जगह डेल्टा ई क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, डेल्टा एम था उसमें, आप डेल्टा ई क्यू। कप्पा यहाँ पर भी रहेगा, 1000 यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ एम नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा एन। एन को हम लोग कहते हैं नॉर्मलता, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी। बात समझ में आ गई? तो 2 हेडिंग आपने पढ़ी, एक पढ़ी मोलर चालकता, किसी अणु के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को, द टोटल नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय 1 मोल मॉलिक्यूल इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा पढ़ा तुल्यांकी चालकता, किसी अणु के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संख्या को, टोटल नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तुल्यांकी चालकता हो गया, दोनों का सूत्र हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा अलग चीज है कि जो तुल्यांकी चालकता है ये नॉर्मेलिटी पर निकलता है। तुल्यांकी भार आपको नहीं पढ़े होंगे आप 11th में, हो सकता है भूल गया हो, तो आप जान लीजिए तुल्यांकी भार बराबर इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका तुमको तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है? जो इनका परमाणु भार है, परमाणु भार तो आपने 9th में निकालना सीखा है, भागे धनायन या H+ आयनों की संख्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, और H2SO4 का जो तुल्यांक परमाणु भार होता है वो 98 होता है, और धनायन कितने हैं इसमें? 2 हैं। तो 2 से 98 को भाग कर दोगे तो 49 आपका आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं तुल्यांकी भार। अगर फिर भी आपको तुल्यांकी भार ना आता हो तो, क्योंकि सबको कुछ ही ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि 11th में है ये चीज़ आपके कोर्स में। अगर नहीं आता है तो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं कि तुल्यांकी भार के बारे में बता दीजिए। तो लेकिन तुल्यांकी भार की अगर सिंपल सूत्र देखें तो जो परमाणु भार है उसी में धनायन, अगर जैसे मान लीजिए NaCl है तो इसमें तो H है ही नहीं, तो धनायन कितना है? Na कितना है? 1, तो यहाँ 1 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन H2SO4 है तो इसमें H कितने थे? 2, तो 2 से भाग कर दिया। अच्छा, ऐसा होगा ही नहीं कि धनायन और H दोनों एक साथ आए, दोनों में से कोई एक ही आएगा। बात समझ में आ रही? तो 2 हेडिंग आपने पढ़ी, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। अब जो तीसरा है, इन दोनों चालकता में संबंध। जब संबंध पूरा करेंगे तो अभी और भी कई सारे नए नए चीजें आप सीखेंगे, यानी कि डेल्टा एम तथा डेल्टा EQ में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जैसे ध्यान दीजिए, डेल्टा एम का आपका फार्मूला हमने पढ़ाया है, कप्पा इंटू 1000 बटे एम माने मोलरता, और डेल्टा EQ जो फार्मूला हमने बताया है, कप्पा इंटू 1000 बटे एन का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। तो दोनों 2 समीकरण आप मान लीजिए, 2 इक्वेशन मान लीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरणों को आपस में भाग दे दीजिए। जब भाग दोगे तो डेल्टा एम बटे डेल्टा EQ हो जाएगा, और इस पूरे के बटे आपका यह हो जाएगा। अब जब भिन्न होता है तो भाग करने में, डिवाइड करने में रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देते हैं। तो डेल्टा एम अपान डेल्टा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे एम, ये जाएगा तो n ऊपर चला जाएगा और कप्पा इंटू 1000 नीचे आ जाएगा।
1000 से 1000 कैंसिल, कप्पा से कप्पा कैंसिल। तो जो आपका संबंध बनेगा डेल्टा एम अपान डेल्टा ई क्यू इज इक्वल टू एन बटा एम। पहला आपका रिलेशन निकल करके आया कि डेल्टा एम और डेल्टा ई क्यू का जो संबंध है वो नॉर्मलता बटे मोलरता के बराबर होता है। अभी हम उसको और भी डिराइव करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल समझ लिए होंगे कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा ई क्यू इक्वल टू नॉर्मलता बटे मोलरता एन बटे एम। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। एक ये रिलेशन है, इस पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो कई सालों से आया नहीं है इस पर न्यूमेरिकल, संबंध जरूर प्रूफ करने को आ चुका है। अब नॉर्मलता क्या होता है? तो नॉर्मलता होता है ग्राम अणुओं की संख्या बटे आयतन। ये नॉर्मलता का सूत्र है, क्लास 11th में है, अगर ना पता हो तो लिख लीजिए। इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन। और मोलरता का सूत्र क्या है? मोलों की संख्या बटे आयतन। तो देखिए दोनों में नीचे आयतन है, आयतन से आयतन क्या हो गया? कैंसिल हो। तो जो दूसरा संबंध निकल करके आया डेल्टा एम अपॉन डेल्टा ई क्यू इक्वल टू ग्राम अणुओं की संख्या बटे मोलों की संख्या, ये आपका दूसरा सूत्र है जो आपका निकल करके आया। दूसरा रिलेशन हो सकता है नॉर्मलता मोलरता ना देने की बजाय ग्राम अणुओं की संख्या सवाल में दे दे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरे के बाद इसी दूसरे से तीसरा सूत्र भी बनता है। ये आपका दूसरा सूत्र है जिसको हमने 4 दीवारी में घेरा हुआ है। अब जो ग्राम अणुओं की संख्या है उसका भी सूत्र होता है। उसका सूत्र क्या होता है? ग्राम अणुओं की संख्या दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है तुल्यांकी भार। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं दिया गया भार का मतलब गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ नहीं लिखा जा सकता। दिया गया भार यानी कि गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वह होता है दिया गया भार बटे मोलर भार। मोलर भार या इसी को परमाणु भार के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अणु भार, परमाणु भार या मोलर भार। अब क्या होगा? ये चूंकि डिवाइड है तो दिया गया भार से दिया गया भार क्या हो गया? कैंसिल। मोलर भार वाला ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा एम अपान डेल्टा ई क्यू इक्वल टू मोलर भार, मोलर मास डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार। तो यह आपका तीसरा संबंध आया, यानी कि डेल्टा एम और डेल्टा ई क्यू में कुल कितने संबंध होते हैं? 3 संबंध होते हैं, 3 रिलेशन होते हैं, और हमने तीनों रिलेशन आपको प्रूफ करके दिखाया। तो डेल्टा एम और डेल्टा ई क्यू से जुड़ा हुआ टॉपिक आप समझ गए होंगे, तीनों नियम आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1 नंबर 2 नंबर में परीक्षा में आपके कोर्स में आता है, पिछले कई वर्षों से आ रहा है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोलराउस का नियम। अब इस नियम को ध्यान से देखिए, क्या होता है कि कोलराउस ने कहा कि जो भी विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का मतलब इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट, जो भी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, CaCl2, जैसे NaCl है मान लीजिए, तो कोलराउस ने कहा कि जो NaCl की मोलर चालकता है वह इसके धनायन और ऋणायन के बराबर के योग के बराबर। ध्यान से समझिए
किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यह उनकी परिभाषा है। इंग्लिश में समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम कहें कि एल्युमिनियम क्लोराइड की मोलर चालकता अनंत तनुता पे क्या होगी, तो भैया वो एल्युमिनियम और क्लोरीन के चालकता के योग के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखिए कितना है, 3 है ना, तो ये 3 नीचे नहीं लिखना, 3 हमेशा कहाँ आ जाएगा, आगे। मतलब इसमें जो नीचे लिखा होता है उसको हम यहाँ सूत्र में क्या कर देते हैं, आगे लगा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अभी आपको ये नियम समझ में नहीं आया होगा, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम किसी भी विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता बताता है। नियम कहता है कि जो मोलर चालकता है वह उनके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर है। लेकिन इसमें एक शब्द लगा दिया है, अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है पानी की मात्रा को अधिक कर देना। जैसे चीनी है और पानी है, जब मान लीजिए पूरा जग भर के पानी है और उसमें तुम 1 दाना चीनी डाल रहे हो, तो वो आपका हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वहीं 1 बूंद पानी और 1 किलो चीनी आप मिला रहे हो, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसमें पानी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो, ज़्यादा। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट में अनंत तनुता करोगे, पानी की मात्रा ज़्यादा करोगे, क्योंकि आप जानते हो विद्युत अपघट्ट को ही पानी में घोलोगे तो वह आयन में टूटेगा और उसी आयन से विद्युत धारा प्रवाहित। तो किसी विद्युत अपघट्ट को में जब अनंत तनुता करोगे तो जो उसकी मोलर चालकता होती है, मोलर कंडक्टिविटी, अभी पढ़ा चुके हैं मोलर चालकता क्या होती है, वह उसके धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। यही आपको लिखना है। लेकिन कोई पूछे अनंत तनुता, तो अनंत तनुता का मतलब समझिए कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, विद्युत अपघट्ट की मात्रा कम। अब इसमें जैसे आपका मैं कहूँ कि MgCl2 का बताओ, तो भैया ये Mg और Cl के सम के बराबर होगा। भैया ये धनायन है, ये ऋणायन है, लेकिन जो आगे 2 लिखा है ना वो यहाँ आ जाता है। यह चीज़ आप ध्यान रखिए। ये जो आगे 2 लिखा रहता है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा था वो आगे आ जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वह उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो आज के लिए आपका इतना ही। 3 टॉपिक आपने पढ़ लिया। जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा।